प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नादरीन। इस वक्त जो इंजीनियर अमीर मकाम साहब की गुफ्तगू थी या फिर शानदाना गुलजार साहिबा का मौक़िफ़ था वो आपने सुना। अब जो मखसूस नशस्तों के हवाले से एक बात हो रही है, इसी मामले पर अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इस वक्त जो मखसूस नशस्तों की बातें जो पार्लिमान के अंदर पार्टी पोजीशन के हवाले से बातचीत चल रही है, सर आप क्या देख रहे हैं कि किस ये जो जमातें हैं, हुकूमत इत्तेहाद है या हुकूमत की अगर हम बात कर लें तो इस फैसले से हुकूमत आपकी नज़र में कितनी मजबूत हो गई है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत मजबूत हो गई है। कम से कम इलेक्टोरल जो नंबर्स हैं उनके हद तक कौमी असम्बली में भी, ठीक है, और बाकी असम्बलियों में भी। कौमी असम्बली में तो रूलिंग कोalition को 2/3 मेजॉरिटी मिल गई है, ये तयशुदा बात है। इसका मतलब यह है कि आइंदा वो कौमी असम्बली में JUI जैसे वो लास्ट टाइम 26th अमेंडमेंट के मौके पे उन पे डिपेंडेंट थे, अब वो नहीं होंगे। और अगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट के इलेक्शन भी हो जाते हैं तो उसमें भी डिपेंड करता है कि कितनी तादाद वो जीत लेते हैं। अब उनकी ज़्यादा सीटें जीतने के इम्कानात हैं क्योंकि अब उनकी तादाद भी ज़्यादा हो गई है खैबर पख्तूनख्वा में। तो इसका मतलब यह है कि सेनेट में भी उनकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान नंबर्स का फ़र्क था वो अब उतना फ़र्क नहीं रहा। अब कम से कम वो सेशन को खुद रिक्विजिशन कर सकते हैं 25% की जो कम से कम शर्त होती थी। तो ये भी एक बहुत अहम तब्दीली है, पहले वो सेशन भी नहीं रिक्विजिशन कर सकते थे। तो ये तमाम चीज़ें रूलिंग कोalition को खा वो किसी सूबे में हो या मरकज़ में हो उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप इस फैसले से जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, उसको कोई ख़तरा देख रहे हैं? देखिए ना, गंडापुर साहब की गवर्नमेंट को तो दो तरह से ख़तरे के इम्कानात हो सकते हैं। एक तो फ्राम विद इन द पार्टी, क्योंकि उनके ऊपर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं और ख़ास तौर पे बजट पास कराने के एक्शन के ऊपर उसके बाद से उनके ऊपर बहुत लोग तनकीद कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्टी के सरबराह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बानी वो पार्टी के अंदर कोई चेंज करना चाहें गवर्नमेंट का, तो एक तो वो ख़तरा है। लेकिन दूसरा, अदम एतमाद का ख़तरा इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी भी उनके पास तो नंबर हैं। लेकिन बहरहाल अब किस तरह से अपोजिशन अपनी स्ट्रेटजी बनाती है और किन लोगों को अपने साथ मिला सकती है वो देखने वाली बात है। लेकिन ख़तरा वो भी मौजूद है। लेकिन गंडापुर साहब को अगर ख़तरा होगा तो फ्रॉम विद इन दी पार्टी ज़्यादा होगा, अभी बाहर से इतना ज़्यादा ख़तरा तो नहीं लगता। अच्छा बिलाल साहब, आप समझते हैं कि इस फैसले के बाद अब हुकूमत के पास जो चॉइसेस हैं वो बढ़ गई हैं? अब अगर पीपल्स पार्टी ना माने तो हुकूमत जो है वो मौलाना साहब के ऊपर हाथ रख सकती है, अगर मौलाना साहब ना माने तो पीपल्स पार्टी के ऊपर हाथ रख सकती है। तो चॉइसेस आप समझते हैं कि बढ़ गई हैं? जी हाँ, मेरे ख्याल में नेशनल असम्बली में मुस्लिम लीग नवाज की जो क़यादत में कोalition है उसकी डिपेंडेंस पीपल्स पार्टी पे कम हो जाएगी। अब अगर पीपल्स पार्टी के बगैर इनकी तादाद देखें तो वो तकरीबन सिंपल मेजॉरिटी से कोई 11 या 12 वोट कम है। हाँ। और 11-12 वोट वो इधर उधर से अगर अपने साथ शामिल कर लें, JUI से शामिल कर लें या दूसरी जगहों से शामिल कर लें, तो वो पीपल्स पार्टी की हमायत से बेनियाज हो सकते हैं। होना चाहेंगे या नहीं होना चाहेंगे वो अलग बात है क्योंकि उनके दरमियान बहरहाल एक मुआहदा है, लेकिन उनकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी और उनके ऊपर इन्हिसार कम हो जाएगा। तो ये सही है कि वो अगर JUI को साथ मिला सकेंगे और कुछ लोगों को और भी शायद साथ मिला सकें, कुछ इंडिपेंडेंट्स भी अभी बाकी हैं उनको भी शायद साथ मिला लें। तो यानी हर लिहाज से रूलिंग कोalition की पोजीशन स्ट्रॉन्गर तो है, लेकिन वो बिल्कुल अब आज़ाद हो गए हैं पीपल्स पार्टी की डिपेंडेंस से, ऐसा भी नहीं है क्योंकि उनके पास अभी सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई। चंद सीट 12-13 वोटों की कमी अभी भी है, लेकिन आपने जैसे कहा कि उनके पास चॉइसेस अब बढ़ गई हैं।
लेकिन बिलाल साहब, आपने सर यकीनन काम भी किया होगा मखसूस नशिस्तों के बाद, जो पार्टी पोजीशन है उस हवाले से भी आप कोई फिगर या ब्रेकअप सर शेयर करना अगर मुनासिब समझें तो, कि किस जमात को कितनी नशिस्तें जो वो मिल सकती हैं? देखिए, जो नंबर्स है ना, ये तो 1-2 का फर्क हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के क़यादत में जो कोलिशन है, उसकी तादाद आपको तकरीबन 230 से ऊपर है। 200 कुछ लोग 235 तक भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन उनको सिर्फ 2/3 के लिए 224 चाहिए। तो इसका मतलब है कि 230 भी अगर हों तो 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो गई उनको। इस तरह अगर उनको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए तो उनके लिए 169 की तादाद चाहिए, लेकिन मेरे पास जो नंबर है उसके मुताबिक इनके पास 158 हैं पीपल्स पार्टी के अलावा। इसका मतलब है कि तकरीबन 11 वोट और चाहिए इनको कि फिर वो पीपल्स पार्टी के डिपेंडेंट नहीं रहते। तो ये है नंबर मेरे पास, लेकिन इन नंबर्स में 1-2 का फ़र्क हो सकता है। और अब जब ये नोटिफाई होंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, पता नहीं आज नोटिफाई हो ही ना गए हो, मुझे मालूम नहीं है, नोटिफाई होंगे तो फिर एग्जैक्ट पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। हाँ, लेकिन अमन बिलाल साहब, अब ये जो फैसला है या ये नशिस्तें बढ़ने के बाद, जैसे आपने भी फरमाया कि हुकूमत मजबूत हो गई है, तो अब 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातें चल रही हैं। फिर आपने सोशल मीडिया पर ये भी देखा होगा कि ये भी दावा किया जा रहा है कि शायद हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए कोई पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी करना चाहती है। आप देख रहे हैं कि माहौल जो है वो 27वीं आईनी तरमीम की तरफ जा रहा है, या आपके नज़दीक क्या रह गया है जो हुकूमत वो 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए हासिल करना चाहती है? देखिए, मुझे नहीं पता पार्लिमानी मुद्दत का एक्सटेंशन वो क्यों चाहेगी अभी स्टेज पे, जब उनका सिर्फ 1 साल पूरा हुआ है। 4 साल उनके पास मौजूद हैं, तो उसमें एक्सटेंशन की क्या ज़रूरत होगी इन्हें। बिल्कुल। और 5 साल से ज़्यादा एक्सटेंड क्यों करेंगे, तो ये तो बात मेरी समझ में नहीं आती। हाँ। लेकिन और कुछ चीज़ें हो सकती हैं। आपको याद है कि जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो बहुत सी चीज़ें वो जो चाह रहे थे उस वक्त वो नहीं कर पाए थे। सही। वो इसलिए नहीं कर पाए थे कि पीएमएल जो JUI थी उसने एतराज़ किया था और वो तैयार नहीं थी उन चीज़ों के लिए। अब अगर उन चीज़ों को करना चाहे, मिसाल के तौर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो सेकंड टर्म की ममानियत है, उसके अंदर अगर वो तरमीम करना चाहे, कि उसको पहले उन्होंने कोशिश की थी इसमें 26वीं आईनी तरमीम में लाने की, लेकिन फिर उनको वो चेंज करना पड़ा था। तो उनको फिर ये है कि वो जब तक कि दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट नहीं होता, उनकी मुद्दत में एक्सटेंशन ये तो हो गया था, लेकिन क्या उनको सेकंड टर्म पूरे 5 साल के लिए भी रीअपॉइंट किया जा सकता है? ये उन्होंने कोशिश की थी 26वीं आईनी तरमीम में, फिर वो नहीं हो पाया था क्योंकि इत्तफाक नहीं हो सका था। लेकिन अब अगर वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, आखिर में सर ये बताइएगा कि ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है, इस पर तनकीद तो चलें हो रही है, लेकिन ओवरऑल आप इस केस को किस तरह, फैसले को किस तरह देख रहे हैं? और आप समझते हैं कि माजी में कोई ऐसी मिसाल मिलती है, या ये अपनी नोयत का अपना एक अलग एक मुनफरद जो है वो केस है? दूसरा, इस केस के असरात आप क्या देख रहे हैं? देखिए, अपनी नोयत का पहला केस है, ये तो तय है। केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन, इसका कोई हमारे पास सामने कोई प्रेसिडेंट नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा कॉम्प्लेक्स भी था केस, और इसलिए इसका फैसला जो भी आता उस पर बहरहाल तनकीद होनी थी, एक जानिब से नहीं तो दूसरी जानिब से होनी थी। लेकिन दोनों फैसले जो हैं, सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला मेजॉरिटी डिसीजन जो मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में अक्सरियती फैसला आया था, उसके ऊपर भी बहुत तनकीद हुई थी, लेकिन वो फैसला भी अपनी जगह एक लॉजिक रखता था। उन्होंने कंप्लीट जस्टिस को इन्वोक किया था आर्टिकल 137 का, और मैं समझता हूँ कि उस पर ऊपर भी कोई एतराज़ की बात नहीं है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था। और अब ये जो फैसला हुआ इसमें भी इन्होंने कहा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के इतने आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, ठीक है, और इलेक्शंस एक्ट के भी कितनी सेक्शंस की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो उन्होंने फिर वो कंप्लीट जस्टिस वाला प्रिंसिपल को उससे इत्तफाक नहीं किया,
उन्होंने कहा कि चूंकि आइन के मुख्तलिफ शिकों की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये पीपल्स, देखे ना पीटीआई तो इलेक्शन में यानी इस केस के अंदर वो फरीक भी नहीं थी, ये भी उन्होंने एतराज किया। फिर ये कहा कि वो आइन में लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर उन्हें शामिल होना है, आप उन्हें 15 दिन दे रहे हैं, वो किस शिक के मुताबिक दे रहे हैं। फिर आपने उनका वक्त दे दिया है कि इस वक्त तक से पहले जो मुंतखब लोग होंगे उनकी वैलिडिटी होगी, उसके बाद से वो वैलिड नहीं होंगे। तो ये वैलिडिटी पीरियड जो मई 2024 का दिया, ये किस बुनियाद पे दिया है, तो इस पे एतराज़ात बहुत हैं। तो दोनों तरह से बहुत वज़नी दलाल है। मैं समझता हूँ किसी को ये कहना कि उन्होंने बदनीयती की बुनियाद पे फैसला दिया है, ना मंसूर अली शाह साहब का अक्सरियती फैसला बदनीयती पे मबनी था, वो भी स्ट्रॉन्ग लीगल बुनियादों पे था, और ये जो नज़रसानी का फैसला है ये भी कोई बदनीयती पे नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फुटिंग्स हैं इसके। तो मैं समझता हूँ कि जो भी फैसला हुआ है, अब चूँकि हतमी फैसला यही है, इसे कबूल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ज़ाती तौर पे इसके हक में था कि ये सीटें पीटीआई को जानी चाहिए। असूलन मेरा दिल भी यही मानता था कि ये उनका ही हक है, लेकिन बहरहाल अब फैसला हो चुका है तो अब फैसले को कबूल करना पड़ेगा। ठीक है अहमद बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, अहमद बिलाल महबूब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो फाफिन ने काम किया है पार्लिमानी रिसर्च के जो उनकी है, उस हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं।